मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, अक्सर पेपर में आते हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। आज हम लोग ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा आज कि इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो हम लोग अच्छे से कर पाएँ। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, तभी आप अच्छे से कवरिंग कर पाओगे। अभी आज हमारा जो रहेगा ये पूरा का पूरा शेड्यूल बेटा किस पर रहेगा, पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की थ्योरी पर रहेगा और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के एक अलग क्लास लेंगे। देन आफ्टर हमारा ये चैप्टर कवर होता है। फिलहाल सबसे पहला क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियोज लाइव भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म करिए, इससे वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर इसका लाभ। तो बेटा हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रहेंगे। हम लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करना है तो बहुत अच्छे से देखना भी होगा। चलिए फिलहाल तो बेटा पहला हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग क्या बोल पा रहे हैं, क्या हम लोग समझते हैं, वो अच्छे से देखेंगे, है ना। चलिए बेटा, कहा जाता है कि द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल। कहने का मतलब है हमारी एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहां पर हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और उनके जो फैक्टर्स हैं जिनसे वो रिएक्शन हमारी अफेक्टेड होती है, मतलब रिएक्शन का रेट और रिएक्शन जिन वजहों से, जिन कारणों से बार बार बदल रही है, जिन फैक्टर्स के कारण बदल रही है, वो हमारी ब्रांच जहां पर ये सब हम स्टडी कर पाते हैं वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स होता है बेटा, है ना। या उस ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। बेटा इसमें सबसे पहला है रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन का बेटा फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन करिए कि ये रेट ऑफ अ रिएक्शन है, क्या होता है, आपको ध्यान देना होगा कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा बेटा। देखिए बहुत ही सिंपल है और ध्यान देना होगा, क्या चेंज इन अ कंसंट्रेशन है, डिवाइड में आ रहा है टाइम, तो हम लोग कह सकते हैं टाइम को पढ़ते हैं रेट, क्या होगा बेटा द रेट ऑफ, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ change in concentration, the rate of change in concentration called rate of a reaction, called rate of a reaction, ना बेटा, ये आपका क्लियर। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में या वो रिएक्शन जो हमारी हो रही है वो वहां का रिएक्शन का रेट किस वजहों से चेंज हो रहा है ना, इन फैक्टर्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो काइनेटिक्स में आता है, केमिकल काइनेटिक्स में आता है। उसमें एक टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ टाइम है तो रेट पढ़ेंगे, द रेट ऑफ अ चेंज इन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ अ, ठीक। आगे देखिए बेटा,
इसको हम लोग प्रोसेस में हम लोग क्वेश्चन भी हमारे हैं इस रेट के ऊपर, लेकिन इसको लगाने से पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे। बेटा मैंने अभी बोला जो रेट हमारे पास होगा हम उसको क्या पढ़ते हैं बेटा, टी एक्स बाई, ये हमारा रेट होगा। और यहाँ जो एक्स होता है ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर जो डी होगा ये हमारा हो जाएगा चेंज, ये हमारा होता है रेट। हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ रेट ऑफ अ है ना। आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको रेट के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। वैसे न्यूमेरिकल के लिए एक हम अलग क्लास लेंगे, फिर भी तो थोड़ा समझेंगे तो हमारे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल भी काम कर जाएंगे और इधर हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आपको ध्यान देना, जैसे रिएक्शन है पहली, ये हमको दी गई 2N2O5, ये रिवर्सिबल का साइन होता है। यहाँ पर लगा दिया गया है 4NO2। देन अब हमसे कहा गया है का रेट एक्सप्रेशन लिखो। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो हमारा लेफ्ट हैंड में है वो हमारा माइनस साइन के साथ में लिखा जाएगा। जैसे अगर हमको रेट ना है इसका, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा अपॉन में आ गया, ये 1/2 आ गया। ये बेटा क्या होगा, डी कंसंट्रेशन का चेंज लिखा आपने N2O5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप, 2 कांस्टेंट है अपॉन में आया N2O5 का द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। चूंकि ये रिएक्टेंट है तो मैंने नेगेटिव साइन भी इंडिकेट कर दिया। और बेटा इक्वल टू में क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट, तो 1/4। यहाँ क्या मिलेगा डी, यहाँ आपको मिलेगा NO2 डिवाइडेड बाई, ये हमको मिल गया। इसी के आगे इक्वल टू लगाकर फिर हम लिखेंगे, यहाँ तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो हमारा प्लस में रहेगा डी, यहाँ आ जाएगा O2 डिवाइड में कितना आ गया। ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यू रिएक्टेंट की रहेंगी वो नेगेटिव में रहेंगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट में रहेगा वो प्लस में रहेगा। और कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारा रहेगा इसी फंडामेंटल पर हमारा वर्क करेगा। सपोज बेटा पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के बाद हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेटा यहाँ लिखा गया है N2 प्लस का 3:2NH3, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है N2 प्लस 3:2, ये हमने रिवर्सिबल का साइन यहाँ लगा दिया 2NH3। अब हमको इसका रेट लिखना है, तो रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिंपल सा बिल्कुल है बेटा, रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस टी, चूँकि ये आपका रिएक्टेंट साइड का है, यहाँ माइनस 1/3 टी आ गया। यहाँ आपको मिला H2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू प्लस 1/2 टी, और यहाँ आपको मिल जाएगा NH3 डिवाइडेड बाई। तो आपने देखा बहुत ही इजी वे में ये हमारा हो जा रहा है क्वेश्चन। और ऐसे ही ये तो आपका हो ही जाएगा, जब इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन तो आपको होना ही है। इसको बेटा हम यहाँ कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ कितना मिलेगा, माइनस साइड है टी, यहाँ क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस, ठीक। और ये बेटा क्या है, फिर आपका इक्वल टू लगा देंगे, हर एक पार्ट को इक्वल टू में लेकर चलना है। लेफ्ट हैंड साइड है तो DI2, यहाँ क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू ना, अभी क्या है ये 2 आ गया, 2 तो कांस्टेंट है, वो भी राइट हैंड साइड है तो क्या आएगा प्लस 1/2, यहाँ आपको मिलेगा DHI डिवाइडेड बाई। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। चलिए बेटा हमारा आइए देखिए, अच्छा एक न्यूमेरिकल यहाँ ऐड कर दिया गया है। मैंने आपसे कहा मैं क्वेश्चंस
न्यूमेरिकल की एक सीरीज में अलग से इसी के बाद तो मैं कराऊंगा, और ये हमारा प्रयास होगा कि उसको हम काफ़ी अच्छे से कराएं जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। फिर भी एक क्वेश्चन सामने दिया हुआ है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से दिया गया होगा कि आपका कहीं कॉन्सेप्ट जो रहे वो कुछ अगर समझ में कम आया हो तो यहाँ से कवर हो जाए। एक रिएक्शन दी गई है N2+3H2, रिवर्सिबल का साइन है 2NH3, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर्ड, अच्छा अमोनिया का रेट आपको दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है N2 और हाइड्रोजन। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में ये हमारी रिएक्शन ऑलरेडी दी गई है, मैंने इसके लिए क्या किया, रेट निकाल दिया। तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, -D, यहाँ क्या आ जाएगा N2 अपॉन में कितना आ गया इक्वल टू, यहाँ कितना मिला माइनस का 1/3, यहाँ पर DH2, मतलब पहले आपको जैसा अभी आप रेट ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे थे वैसा करना होगा, 1/2 D हो जाएगा और NH3, समझिएगा, समझ में अच्छा आ जाएगा, ध्यान देंगे तो। यहाँ पर बेटा चाहे D लिखा रहा हो चाहे देखो यहाँ डेल्टा लिख दिया गया है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे D डेल्टा जो भी आपको समझ, आप अगर चाहें तो यहाँ पर जहाँ D लिखा है हमने वहाँ डेल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आपको जो वैल्यू दी गई है या यहाँ पर आप जहाँ ये लिखा हुआ वहाँ D कर लीजिए, कर लीजिए, दिक्कत नहीं। आपको N2 का चाहिए, मतलब N2 का हमको नहीं पता है, हाइड्रोजन का नहीं पता है, और बेटा इसका आपको दे दिया हुआ है। चलो भाई एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहला पार्ट लगाने के लिए हमको चाहिए N2, मैंने N2 का रेट इक्वल करा लिया, तो DN2 बेटा माइनस प्लस न्यूमेरिकल में लगाना कोई जरूरी नहीं है तो हम लगा भी नहीं रहे हैं, तो मैं हटा दे रहा हूँ, या अगर आपका मन है तो लगा लीजिए। ये हमको पूरी वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू बेटा 1/2 की ये वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, तो थोड़ा सा इसी को लेकर चलेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी वे में हो जाए। 1/2 बेटा ये वैल्यू जो आपको दी जा रही है वो कितनी है, तो 2.4, और यहाँ कितना मिल जाएगा 10 की पावर माइनस का, बेटा अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा 2 आएगा, ये हमारा 1.2 आ गया। तो हमने सॉल्व जब किया तो 1.2 10 की पावर माइनस का 1.2 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। क्या आ जाएगा ये, ठीक है, तो आपका दिया ही गया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ लिख दो आप मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा। अब हमको यहाँ से क्या करना है, ये तो आपका N2 का निकल आया, ठीक, देखिए N2 का रेट कितना है ये आपका सामने लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए हाइड्रोजन का, ऐसे ही हाइड्रोजन की वैल्यू को भी इनके इक्वल करा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मैंने इसको करने के लिए तो हमारा निकल आया, तो भाई मैं क्या करता हूँ, माइनस का 1/3 सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है, टी यहाँ क्या मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आया प्लस का 1/2 टी, और यहाँ बेटा अमोनिया ले इसलिए रहे ना क्योंकि हमको अमोनिया का रेट दिया गया था, जो रेट हमको मालूम है उसको हम लोग इक्वल करा लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हमको यहाँ पर केवल जो रखना है हाइड्रोजन का हमको रेट चाहिए, मैंने क्या कर लिया, इस 3 को मैंने ट्रांसफर किया तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये बेटा रेट आपको ऑलरेडी दिया ही गया है 2.4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 4, 2 से कर लिया कैंसिल 1.2, 12 3 जा 3.6 तो 10 की पावर माइनस का 4 मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे, ये बेसिक क्वेश्चन थे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमारे क्वेश्चन ये भी काफ़ी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तभी हमारा ये क्लियर होगा। बेटा पहला कहा जा रहा है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट चेंज होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है, तो बिल्कुल सही बात है। कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया,
तो कैसे डिपेंड करता है ये हम आपको बताएंगे। तो बेटा कंसंट्रेशन जो हमारा रहेगा ये आपको हमेशा समझना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो हमारे पास, बस यहाँ से ले लिया जाए, जो रेट हमारा रहेगा, रेट ऑफ आ रिएक्शन, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, ठीक। इसके प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो फर्क आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ आ रिएक्टेंट अगर मान लीजिए जो भी हमारे पास होगा, अगर वो कम कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी कम होगी, ठीक। ये हमारा पहला हो गया। अब देखिए बेटा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या होगा बेटा, कहते हैं अगर हम टेम्परेचर जो हमारे पास रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना है कि जब कभी भी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी रहेगी वो क्या करेगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इसका भी रिलेशन वही है कि भाई रेट ऑफ आ रिएक्शन, ये आपका टेम्परेचर है ना, भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, है ना। और टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन का रेट कम पड़ेगा। तो पेपर में आ सकता है कि बताइए भाई कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बताइए टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क आया। तो अगर आप पढ़े रहोगे कि हाँ भाई ये तो डायरेक्टली का रिलेशन हमारे पास है, तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इस वैल्यू को इनके हम क्या करा देंगे, इंक्रीज हमने करा दिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, नेचर ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि जो रिएक्शन होती है वो नेचर पर बहुत डिपेंड करती है। क्यों भाई, ऐसे देखिए, सपोज करिए, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास है, 2NO लिखी हुई है, यहाँ पर आपका लिखा गया O2, ये रिएक्शन क्या हो गई है, यहाँ NO2 बन रहा है। यहाँ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर मान लो हमने करा दिया, और ये हमने O2 से कराया बेटा, ये हमारा CO2 हो रहा। तो ये दो रिएक्शन अलग अलग हैं। कहने का मतलब हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और हमारा NO से भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन आपने देखा है दोनों का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो आपने एक बार देखा, यहाँ पर हमने NO लिया, उसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो NO2 बन रहा है। ये बेटा काफी फास्ट रिएक्शन होती, क्या हो जाएगी, फास्ट। जबकि यहाँ क्या होता है, स्लो। मतलब अगर आपने जो भी रिएक्टेंट आपके हैं वो अगर आपने अलग कर दिए हैं तो रिएक्शन पर कोई ना कोई फर्क आएगा। जैसे ये रिएक्शन आपने यहाँ पर रिएक्टेंट अलग कर दिया, ये रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। अगर यहाँ आपने अलग कर दिया तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। फिर हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। कहते हैं कैटालिस्ट जो होता है आपका रिएक्शन में कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना बेटा। ये अब तो आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। कहते हैं अगर कैटलिस्ट है सब्सटेंस का, तो हमारा रिएक्शन में विदाउट कोई भी अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट है तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कैटलिस्ट भी रिएक्शन के रेट को अफेक्टेड करेगा। कैटलिस्ट जो होता है, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अगर पेपर में आ रहा है कि चेंज होगा, सबसे पहले एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये आपके हमने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, है ना। तो बेटा प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट बताइए क्या होगा। बोलिए भाई, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे पास अगर रहेगा तो क्या होगा। एक मिनट, दिक्कत आ रही है।
चलिए सही हो गया। हाँ, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस क्या होती है बेटा, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर कोई भी कैटलिस्ट हमने डाला तो वो रिएक्शन जो हमारी होती है उसके रेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में, इसके नेचर के बारे में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम अगर कैटलिस्ट का जो भी हमारे पास वर्क होता है आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, उसका रेट इंक्रीज कराने के लिए या डिक्रीज कराने के लिए मेन क्या होता है, रेट ही वो मेन कैटलिस्ट जो होता है क्या काम करता है, रेट का काम करता है। रेट इंक्रीज कराने का काम करेगा, ये रेट डिक्रीज कराने का काम करता है। यहाँ आपको यहाँ ध्यान हमेशा देना होगा कि जब कभी भी कोई भी अगर हमारे पर रिएक्शन होगी तो बेटा रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है, कहते हैं कैटलिस्ट जो आपका होगा हमेशा और हमेशा रिएक्शन के रेट को अफेक्ट डालता है, ठीक है ना, चेंज करेगा। और हमेशा ध्यान देना कैटलिस्ट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 ग्राम लिया या आपने 2 ग्राम लिया तो कैटलिस्ट केवल प्रेजेंस रहता है, और अपने प्रेजेंस में ही कोई कंजम्पशन नहीं रखेगा, कोई कंज्यूम नहीं करेगा। और इस प्रकार से आपको ध्यान देना है जब कभी भी अगर हमारे पास कैटलिस्ट रहेगा तो वो केमिकली तो हमेशा अनचेंज रहेगा। केमिकली जो रहता है कैटलिस्ट बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितना आपने शुरुआत में लिया है बाद तक आपको उतना मिलेगा। मान लीजिए कैटलिस्ट का अमाउंट आपने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, 1 ग्राम लिया है, तो जब रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन के कंप्लीट होने में भी कैटलिस्ट खुद रिएक्शन नहीं करता है, लास्ट तक वो उतना ही बचेगा जितना आपके पास था, ठीक, जितना आपने मिलाया था। तो कहते हैं केमिकली अगर देखा जाए है ना तो ये अनचेंज रहेगा एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करेगा, केवल प्रेजेंस रहेगा। और प्रेजेंस में वो बार बार अगर देखा जाए तो मैं आपसे यही कहूँगा केवल प्रेजेंस रहता है, वो चेंज करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन, बिना अपना कंजप्शन करे बिना या बिना किसी भी जगह कंज्यूम नहीं होता है। जितने ग्राम रहेगा, जितना अमाउंट रहेगा उतने ही ग्राम वो लास्ट तक मिलेगा। और कहते हैं इट इज अ केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन के एंड में वो उतना ही बनेगा जितना वो कंटिन्यू आपने शुरुआत में दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान देना मास ऑफ द कैटलिस्ट एग्जैक्टली द सेम एज द इनिशियल मास व्हेन द रिएक्शन इज फॉर्म। मतलब जितना मास शुरुआत में रहेगा बाद तक आपको उतना ही मास मिलेगा, क्योंकि खुद वो रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, उसी में आगे अब कहा जा रहा है कि हमारे पास सरफेस एरिया, कहते हैं सरफेस एरिया जो हमारे पास होगा, अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का, मान लो रिएक्टेंट का बेटा जो सरफेस एरिया होता है अगर हमने कहा ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक, का फास्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा, ठीक। मतलब आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, अगर एरिया सरफेस एरिया कम हो जाएगा रिएक्टेंट का तो वहाँ पर रिएक्शन का जो भी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में अलग अलग ढंग से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन सभी को बढ़िया सा पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आने वाली। चलिए बेटा आगे देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा ये टॉपिक भी आपका हमारा एक अंदाजा है कि आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा लास्ट ईयर, फिर भी यहाँ एक बार आप हल्का से इसको रिवाइज कर लीजिए। कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। जैसे मान लो A + B है बेटा, यहाँ क्या बना 2AB। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हैं तो ये देखिए रेट जो आपके पास है ना, मतलब जो हमारे पास रेट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल। जो हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ जैसे A और B हैं तो जो A का कंसंट्रेशन रहेगा इसको हम कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, और जो B का हमारा कंसंट्रेशन रहेगा ये बेटा हो गया, तो इनके वो प्रोपोर्शनल रहेगा। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ के ऐड हो जाता है, और जो के होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, या आपने इसको पढ़ा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा आपको ध्यान देना होगा, ये होगा, ठीक है ना। ये हमेशा और हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ ये ना हो कि नहीं आप के दिमाग में रहे कि यार ये क्या होता है, या दिमाग से निकल रहा हो, तो उसको हमने एक बार
यहाँ पर दोबारा रिवाइज कराने का थोड़ा सा प्रयास। चलिए, अब आया है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यही आपका इस चैप्टर का आप कह लीजिए कि हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। बेटा यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको समझना है, पहले दो चीजें ध्यान दीजिए, और इसको जब ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो इसको समझने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई हमारे पास ए है और हमारे पास बी है और हमारे पास सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर बन क्या रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने आपसे कहा कि भाई जरा ए है, बी है और सी है। आपने क्या किया, एक बार आपने ए के कंसंट्रेशन को चेंज किया, एक बार आपने बी के कंसंट्रेशन को चेंज किया, एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक हमने सी के कंसंट्रेशन को चेंज किया। मान लीजिए आपने ए और बी और सी तीनों के कंसंट्रेशन को लाइन से एक एक बार चेंज किया, तो हम ये पा रहे हैं कि यार ए के कंसंट्रेशन को या बी के कंसंट्रेशन को या सी के कंसंट्रेशन को चेंज कराने से रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं आ रहा। मतलब रिएक्शन का रेट जो है, हमने ए का कंसंट्रेशन भी चेंज किया, हमने बी का कंसंट्रेशन भी चेंज किया, हमने सी का चेंज किया, लेकिन रिएक्शन जो थी के रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मतलब रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन ए और बी और सी इन तीनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन जो हमारी होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। वहीं अगर हम आपसे कहें ए और बी और सी इन तीनों के जब कंसंट्रेशन को चेंज किया गया, तो ये पाया गया कि एक कंसंट्रेशन, मान लीजिए ए हुआ चेंज नहीं हुआ, बी हुआ चेंज नहीं हुआ। मतलब कहने का है ए के कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जैसे था वैसा ही है, मतलब रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं आ रहा है। बी को चेंज कराने से भी उसका रेट नहीं बदल रहा है, लेकिन सी के रेट को जब चेंज कराया तो रिएक्शन का रेट बदल गया। मतलब रिएक्शन किसी एक के कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। हो सकता है भाई सी और बी का चेंज कराने से चेंज ना हो, एक के कंसंट्रेशन को चेंज कराए तो रिएक्शन का रेट बदल जाए। मतलब किसी एक के बदलने से अगर रिएक्शन का चेंज हो रहा है, इसका रेट बदल रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा ही अगर ए और बी को हमने चेंज कराया तो हो सकता है रिएक्शन का रेट बदल रहा है, लेकिन सी के रेट को हमने कराया, भाई ए को कराया तो रिएक्शन बदल रही है। ए के कंसंट्रेशन को हमने जब चेंज कराया, जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज हो रहा है, और बी को जब चेंज कराया तब भी चेंज हो रहा है, लेकिन सी को कराया तो नहीं हो रहा है। तो मतलब रिएक्शन ए और बी के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, मतलब इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना, ये तो एक बेसिक चीज हुई है। अब हम आते हैं इसका मैथमेटिकली टूल्स, जो हमारे एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये हम लोग डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते हैं। अगर हमको रेट लॉ दिया गया है तभी हम जान पाएंगे। बेटा रेट लॉ भी बताएंगे क्या होता है, फिलहाल अभी ध्यान दो। द सम ऑफ द पावर ऑफ विच द कंसंट्रेशन रेस्ट द रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ अ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, रेट लॉ दिया हुआ है। रेट लॉ मतलब होता है रेट के एक्सप्रेशन में आपको ऐसा दे दिया गया, के लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा पावर में क्या लिखा गया, पी, यहाँ पर बी लिखा गया है, पावर में है क्यू, यहाँ सी लिखा हुआ है आर। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इनका जो रेट हमारे पास है, पी है, क्यू है, आर है, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो भी इनकी पावर होती है उसका जो भी सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना हो कि जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा, और रेट लॉ हमेशा आपको दिया ही जाएगा। रेट लॉ आपको दिया जाएगा, रेट के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ रिएक्टेंट की जो भी पावर रहेंगी उनके साथ में जो हमारा एक रिलेशन होता है, डेट इज रेट लॉ। ठीक है ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस इसके भी हमने रखे हुए हैं, तो नहीं है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई हमारे पास रेट लॉ जो दिया हुआ है, और समझेंगे तभी समझ में आएगा। रेट लॉ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास है और वहां पर आपका ये दे दिया गया है। हम्म, जल्दी समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ मान लो के लिख दिया गया है,
और यहाँ पर आपका ए लिखा गया है, यहाँ 1/2 है, यहाँ बी लिखा गया है और यहाँ पर 1 है। तो हमने कहा भाई इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑर्डर निकालने में ज़्यादा कोई मेहनत आपको करनी भी होती भी नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, सम ऑफ द पावर, एक 1/2 ले लो, एक 1 ले लो। ये हमने ऐड कर लिया, सॉल्व किया, ये हमको 3/2 मिला। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेट लॉ ऐसा दिया गया है, ये जो हमारा रेट एक्सप्रेशन दिया जा रहा है ए है, यहाँ मान लीजिए आपका लिखा गया स्मॉल m और यहाँ लिख दिया गया n। हमने कहा बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन, बेटा सिंपल आ गया m प्लस n। ये आपको ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं करा दिया पहले ही ना। अब यूनिट, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा दोबारा कभी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि इसमें भी पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है तो हम बहुत डर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं यार कैसे करेंगे। मान लीजिए कभी कहा जाए यूनिट बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बेटा जीरो ऑर्डर अगर है तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा, इसका मतलब रेट आप लिखोगे और वो आपका रहेगा के। तो हमको पता है कि वो तो हमारा किसी के ऊपर डिपेंड कर नहीं रहा है, ए की पावर क्या आ जाएगा जीरो। मतलब रिएक्टेंट में कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा इस पर वो निर्भर कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन सपोज करिए ए है और वो क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है, लेकिन वो ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रेट होगा बेटा, कि रेट का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया है, देखिए रेट वाला मैंने बताया था अभी आपको फॉर्मूला, ये होता है आपका dx/dt। तो यहाँ अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, जो हमारा ये रहेगा मोल पर लीटर में। हमने रेट का न्यूमरेटर लिख दिया मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या आ जाएगा एंड, यहाँ क्या आ गया के। इसकी तो यूनिट जो भी होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है लेकिन हम रखेंगे नहीं, क्यों, पावर जीरो है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। बेटा यहाँ पर जो यूनिट आ गई हमारे पास क्या आ गई, के इज इक्वल टू क्या आ गया मोल और लीटर इनवर्स, ठीक, लीटर इनवर्स सेकेंड की पावर माइनस। ये जो हमको मिल गया है ये हमारा क्या आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक यूनिट निकल आई, ठीक है ना। ये आपको समझ लें। अगर मान लीजिए यही अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मालूम होना चाहिए ना कि मान लीजिए रेट लिखा हुआ है, यहाँ रेट लॉ आपका दिया के ए, चूंकि वो एक कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, मैंने क्या किया रेट का तो वही हमारे पास हो जाएगा भाई dx, मतलब मोल पर लीटर होता है, ये आ गया, और सेकंड यहाँ रहेगा, यहाँ क्या आ गया के, यहाँ लिखा गया ए। अब आपको अच्छी तरह पता है ये जो होता है ना, ये बेटा मोलर कंसंट्रेशन होगा, इसकी यूनिट भी मैंने आपको बता कर रखा हुआ था, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल आ गया यहाँ पर लीटर, ठीक। अब बताइए, अब क्या करो इसको उधर भेज दो तभी तो क्या निकलेगा, यहाँ क्या था मोल लीटर इनवर्स था, आपने यहाँ सेकंड कर लिया, तो हमने उधर भेजा, लीटर आ गया, अपॉन में क्या आ गया मोल। देखो भाई लीटर की पावर 1 है, लीटर की पावर -1 है, इसका काम तो खत्म, और मोल से मोल भी कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ के की वैल्यू केवल मिल गई 1/सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, क्या लिख सकते हैं सेकेंड की पावर -1। सेकेंड की पावर -1 कभी भी आ जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगर इसी को हम देखें सेकेंड ऑर्डर में बेटा, बताइए रेट की वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे यूनिट, तो के यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ होल, यहाँ कितना मिला मोल, यहाँ हमको क्या मिल गया मोल लीटर -1, यहाँ क्या मिलेगा सेकेंड, यहाँ के लिखा रहने दो, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मोल पर लीटर, लीटर को हम लोग एल ही कैपिटल लिख देते हैं, स्क्वायर में है लगा दो, यहाँ क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड आ गया, यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आएगा मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। अब देखिए
अब आपने क्या किया, इसको जब उधर आपने ट्रांसफर लिया तो यहाँ आ जाएगा मोल ना, टू जब उधर जाएगा तो एक -1 है, तो यहाँ लीटर ही केवल बचेगा प्लस में, है ना। तो यहाँ देखिए मोल को आपने 1 मोल से, तो अभी कट ना करो, अभी कट मत करो, अभी हम क्या करते हैं के लिखा रहने दो, यहाँ सेकंड लिख दो आप, तो यहाँ मोल स्क्वायर कर लो, ठीक। 1 मोल से 1 मोल क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बताओ कितना आया, के इज इक्वल टू लीटर आया, है ना। क्या आ गया बता लीटर। तो ये आपका जो मोल था ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक। ये आपका क्या जाएगा, मोल चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मोल इनवर्स आ जाएगा, ये हमारी यूनिट निकल, बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान देंगे तो लग जाएगा। तो मैंने आपसे ये बोला, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने एक और भी एक दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर जब हम चाहें, मान लीजिए रेट हमारे पास है, तो इन्होंने कहा के, मतलब जैसे रेट निकाला, बेटा रेट इज इक्वल टू के, और जो हमारा ऑर्डर हुआ वो हम यहाँ लग देते हैं एन। मान लीजिए हमको एन ऑर्डर का निकालना हुआ, तो इन्होंने जब निकाला, यहाँ से आप निकालिएगा घर में एक बार, अभी यहाँ के की जो यूनिट निकल कर आएगी कितनी आएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस एन आ गया, देखो 1 माइनस एन, और सेकेंड की पावर माइनस। अब मान लीजिए हमको निकालना है जीरो ऑर्डर, तो अगर जीरो ऑर्डर निकालना होगा, देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हमने एन की जगह पर जीरो पुट कर लिया, अगर एन की जगह पर हम जीरो रखेंगे, यहाँ के वाली वैल्यू क्या आएगी, मोल लीटर -1, यहाँ क्या आएगा 1 सेकेंड, यहाँ हमारा क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स, ये हमको मिल गया। ऐसे ही अगर जब एन की वैल्यू को आप 1 रखोगे, यहाँ देखो 1 यहाँ रखा तो 1 ये जीरो, खाली के में क्या आ रहा है, एस इनवर्स। बहुत अच्छा तरीका है, अगर एन की वैल्यू ऐसे ही आप 2 रखोगे, यहाँ जब 2 रखा आपने तो के की वैल्यू क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ आएगा आपके पास 2, ये आएगा -1 सेकेंड, मोल की बेटा पावर आ जाएगी -1, का आ जाएगा कितना, लीटर, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, लीटर, ये कितना आ गया, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, कहते हैं यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, बेटा ऐसे याद कर लीजिए, एटीएम, और 1 पावर में रहेगा 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर -1। जैसे मैंने भी बताया, अगर आपके पास मान लीजिए कभी भी आपके पास आ रहा है, तो एटीएम हो गया, गैसियस फेज में जब रिएक्शन आपको दी रहेगी, वहाँ का रेट निकालना होगा, क्या बोला है, यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन, ये हो जाएगा। अगर आपका जीरो ऑर्डर हो गया, वो जो जीरो ऑर्डर में बेटा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यहाँ क्या निकलेगा बोलो, एटीएम, यहाँ जीरो कर लिया, यहाँ आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही आपने एन की वैल्यू 1 रखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एन की वैल्यू 2 रखा सेकेंड, रिस्पेक्टिवली, फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो आपका सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अभी ऐसा क्वेश्चन, फिर भी देख लीजिए। यहाँ ऑर्डर निकालना है, पावर में है बेटा, गलती से यहाँ ऐसा हो गया है, ऑर्डर जब निकालोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर 1/2, यहाँ आ जाएगा 3/2, ये आपका क्या मिला 4/2, डेट इज क्या आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा ऑर्डर जब निकालेंगे आप, कितना आएगा 3/2 -1, तो यहाँ आएगा 3 -2/2, डेट इज क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, बेटा आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास समझने से आपके, जैसे अभी हमने ऑर्डर पढ़ा, अब ऑर्डर के बाद क्या हमारा आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी आ रहा है। चलिए देखिए, मॉलिक्यूलरिटी में क्या हो जाएगा, इतना ध्यान दो, जो हमारे रिएक्टेंट के जो भी टोटल नंबर आप स्पीसी होगा, या चाहे वो स्पीसी में मॉलिक्यूल आता है, एटम आता है, ठीक है ना, आयंस आ जाएंगे, उन सभी को ले लोगे। सपोज जैसे हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला गया, तो हमने कोई भी ले लिया यहाँ पर, सपोज कर लिया, जैसे मान लीजिए PCl5 हमारा है, तो बेटा हमने ब्रेक कराया, ये हमारा PCl3 आया, Cl2 है, देखो इसके बगल में क्या है, कुछ है, एक ही लोग तो हैं, यहाँ आ गया मॉलिक्यूल,
बाई मालिकुलर में आपका जैसे H2 मिला, यहाँ क्या मिला, I2 मिला, यहाँ क्या मिला, 2HI। यहाँ देखो एक लोग बगल में है, यहाँ भी एक लोग हैं, दोनों को मिला दिया हमने, यहाँ हमारा कितना आ गया 2। ये हमारा क्या आ गया, बाई मालिकुलर। ये हमारा क्या हो गया, बाई मालिकुलर, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हमारे पास ट्राई मालिकुलर में आएगा, तो बेटा ट्राई मालिकुलर में आप यहाँ लिख सकते हो 2NO प्लस का O2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2NO, 2NO। यहाँ देखो एक लोग हैं, यहाँ दो लोग हैं, दो और एक कितना आ गया, दो और एक कितना हो गया 3, ठीक। तो मालिकुलरिटी कोई ऐसा नहीं केवल 3 ही होती हैं। अब जैसे यहाँ देखिए आप N2 आ गया और 3H2 हो जाए, यहाँ क्या बनेगा 2NH3 हो गया। यहाँ एक लोग हैं, यहाँ रिएक्टेंट जितने लोग हों आप लिख लो, यही हमारी माली टोटल नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन, है ना, जो प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ। आगे देखिए, ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, चलो इसको हम लोग अच्छे से और देख लेते हैं तो क्लियर भी हमारा हो जाएगा और हम अच्छे से समझ भी पाएंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान देगा करिएगा, समझ में आपको अच्छा सा आएगा। क्या भाई, तो ठीक बेटा, इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बताया सम ऑफ द पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी लिखा हुआ है, ये रेट लॉ दिया हुआ है, मान लो माइनस है, यहाँ आपका ए लिख दिया गया है, यहाँ ए लिखा हुआ है। अब पावर में कुछ भी है, हमने एम मान लिया, यहाँ हमने एन मान लिया। बेटा पावर में कुछ भी रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर में हमारा क्या आ जाएगा m प्लस एन, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज जो हमारे पास है, अभी मैंने जस्ट इसके पहले का टॉपिक बताया, सपोज है N2 है प्लस 3H2 है, यहाँ आपका मिल रहा है 2NH। क्या होता है टोटल नंबर, देखो 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1, तो हमारा कितना मिल गया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी होगा। कहते हैं इसको हम लोग जो ऑर्डर हमारा होता है वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग बता सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो ऑर्डर है वो जीरो तो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू भी, अभी आपने देखा कई वैल्यू फ्रैक्शन में भी आई हैं, तो ये हमारा क्या होता है होल नंबर वैल्यू है ना। तो चलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। अब हमारे पास इसमें है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलिए इसको समझते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए आ रहा है कि पेपर में आ जाता है जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है, जीरो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन रहेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे आया कि बताइए रेट एक्सप्रेशन इंटीग्रेट फॉर्म में लिखना हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, देखिएगा यहाँ लिखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। देखो बेटा ए लिखा हमने, और यहाँ हमने मान लिया है प्रोडक्ट, यहाँ हमने ए लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने क्या मान लिया है प्रोडक्ट। हमने मान लिया एट टाइम टी जीरो, टाइम टी जीरो हो गया तो वहाँ का कंसंट्रेशन ए हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा जीरो। हमने इसको मान लिया है कुछ समय बाद, यहाँ बेटा ए माइनस एक्स हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, ठीक। कुछ अमाउंट यहाँ का उधर ट्रांसफर हुआ तो एक्स चला गया। अब हमको लेना है रेट, रेट तो आपको पता ही होगा, पता क्या है डी एक्स बाई डी टी ना, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ कितना आ जाएगा जो हमारे पास है, यहाँ का लिखा हुआ है ए माइनस एक्स, एक टेन का पावर जीरो, क्यों, ये हमारे पास कौन सा है जीरो ऑर्डर। यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स बाई, मैं सिंबल को हटाया, इक्वल टू का साइन लगा, यहाँ के आ गया, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1। बेटा डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी उधर भेजो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा के डी टी। और हमने कराया इसका इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन कराएंगे भाई
तो यहाँ इंटीग्रेशन कराने के बाद क्या मिलेगा, देखो dx का इंटीग्रेशन x आ गया, ठीक, और यहाँ के तो बाहर आ जाएगा, dt के जब कराओगे t आएगा 80। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा लो, आप यहाँ dx कर लो और k कांस्टेंट इसको बाहर कर लो, यहाँ क्या मिलेगा। अब हमने kt कर लिया तो k dt का t, ये हमारे पास भैया इक्वेशन नंबर 1 आ चुका। अगर हमारा ये लिमिट लगा होता तो यहाँ कांस्टेंट टर्म ना ऐड होता, लेकिन लिमिट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक करना है, इस वजह से ये अनडेफिनेट इंटीग्रेशन होने की वजह से हमको यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को भी आपको निकालना हो, क्या करेंगे। अब अगर कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है तो भाई उसके लिए तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे भाई एट टी इज इक्वल टू 0, और वहाँ क्या था x 0 था, एट टी पर 0 x इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ रखा 0, सी निकालना है, जहाँ x था वहाँ 0 कर लिया पहले इक्वेशन में, जहाँ k है यहाँ 0 है और प्लस c हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो c की वैल्यू भी यहाँ कितनी आ गई है, c की वैल्यू कितनी मिल गई है। अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर, तो यूजिंग क्वेश्चन 1 अगर लेंगे तो यहाँ x वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी 80, और c की वैल्यू 0 है तो कोई मतलब है नहीं, तो हमारा रिलेशन आ गया, x वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा बेटा यहाँ से तो एक आ गया, लेकिन अब हमको निकालना है जो वो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। यहाँ से हमको निकालना है हाफ लाइफ, को हम बोलते हैं टी हाफ, को हम बोलते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको, टी हाफ निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। देखिए होता क्या है हाफ लाइफ, जैसे ये ए लिखा हुआ है, ठीक, शुरुआत में था, मान लीजिए ये x जो है ये आधा हो जाए, कहने का मतलब है जो x वाला अमाउंट है वो हाफ हो जाए। अगर x वाला अमाउंट हाफ हो जाएगा, ठीक, तो ये आधा अमाउंट यहाँ x था, अगर आधा उधर चला गया तो आधा यहाँ बचेगा, तो a माइनस x/2, मतलब कहने का है एक ऐसा टाइम जहां पर शुरुआत का मान लो हमारे पास कोई टाइम दिया गया, मैथमेटिकली समझिएगा 10 दिया गया है, और 10 खर्च होता 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 कितना बचे, आधा बचे, मतलब 5 बच जाए। जब 5 बचेगा उस समय का जो हमारे पास जब 5 ग्राम बचा, जो भी आप यूनिट लेते हो, तो 5 जो भी बचेगा ग्राम या किलोग्राम, तो उसका जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा टी हाफ। तो जब कभी भी हमको हाफ लाइफ निकालना होगा तो हमेशा ध्यान देना है कि एक्स की जगह क्या रखेंगे a/2, तो वहाँ टाइम क्या हो जाएगा टी हाफ। तो चलो भाई यहाँ रखो, यहाँ x है, वहाँ कितना आया a/2, यहाँ k मिल गया, यहाँ कितना आ गया टी हाफ। इस k को अपॉन में किया, टी हाफ की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी a, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया। देखिए ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है और ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन, टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया a/2, ठीक। जीरो ऑर्डर होने के बाद अपने सिलेबस में जो जीरो है और फर्स्ट है, इन दोनों का डेरिवेशन हम अच्छे से देखेंगे, हमको आ भी जाएगा, अगर ध्यान दोगे तो पूरा बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। पैटर्न बेटा सेम है, ए लिखा, यहाँ क्या आएगा प्रोडक्ट, फिर हमने क्या किया एट टी इज इक्वल टू 0 कर लिया, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे एट टाइम टी, ए माइनस एक्स मिला, यहाँ एक्स आ जाएगा। अब बताइए रेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, प्रोपोर्शनल रहेगा के, ये ए माइनस एक्स है, लेकिन ऑर्डर कैसा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर है, कोई भी होगा, सेकंड रहेगा सेकंड कर लो, थर्ड रहेगा थर्ड, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ऐसा मेथड दे रहा हूँ जो रटा रटाया हो, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे तुम जिस ऑर्डर की रिएक्शन लिखाना चाहो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स बाई, आपने हटाया सिंबल, प्रोपोर्शनलिटी का के लगा, ओहो पहले लगा दिया था, है ना, ए माइनस एक्स बनाया। अब क्या करो एक्स को एक्स के पास कर लो, मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, डी टी को उधर भेजो। अब इस स्टेप पर क्या कराएंगे हम इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा बेटा डी एक्स, यहाँ आ जाएगा ए माइनस एक्स, ए को बाहर कर लो, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ क्या आ गया, आगे देखो। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, नहीं आता है ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 1/x का फॉर्म है, log x का है, ये आपका आ जाएगा माइनस
और लॉग आएगा ए माइनस एक्स। यहाँ एक्स के बगल में जो साइन होगा वो हम लिखेंगे माइनस आगे, इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा ए टी का टी क्या गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू, जैसे अभी हमने पहले में निकाला, तो एट क्या होगा टी बराबर जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी, रखो माइनस का लॉग आ गया, यहाँ आपने जीरो रख दिया और यहाँ पर भी जीरो किया तो लॉग ए बचेगा, यहाँ सी। अब हम सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं, माइनस का बचा कितना लॉग और ए माइनस एक्स आ गया, यहाँ कितना आएगा ए टी और सी की जगह पर आ जाएगा लॉग ऑफ ए। बेटा हमेशा याद करिएगा बेस ई होगा लॉग में, और बेस ई का जो लॉग होता है उसको कहीं कहीं पर लोग पढ़ते हैं एल एन, ठीक, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, या इसको हम लिख दें ऐसे लॉग और लॉग ए बेस ई जो भी हमारा होगा, ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। आगे देखिए, अभी क्या है लॉग को एक तरफ शिफ्ट कर लो, माइनस का था इधर आ जाएगा, लॉग हो गया ए बेस ई माइनस का लॉग ए माइनस एक्स, यहाँ कितना मिला, लॉग की बेटा एक आइडेंटिटी होती है कि जब लॉग कभी भी निगेटिव में अगर है तो वो आपका डिवाइड में हो जाएगा, लॉग आ गया बेस ई, यहाँ ए आएगा, यहाँ ए माइनस एक्स मिला, यहाँ आ जाएगा, तो अगर हमने यहाँ से टी निकाला क्या आएगा, ये के अपॉन में आ गया 1/k लॉग बेस ई, यहाँ क्या मिला ए माइनस आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर लिखा जो है बेस ई लिखा हुआ है, अगर बेस ई को हमने हटाया और बेस ई को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में के आएगा लॉग, तो यहाँ बेस ई हटकर बेस 10 आ जाएगा ए, और यहाँ कितना मिला ए माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, मतलब आपने जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई किससे हो गया 2.303। ये तो हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है। अगर इसी में हमको निकालना हुआ बेटा हाफ लाइफ, क्या निकालना हुआ हाफ लाइफ, तो आइए वो भी देख ही लिया जाए। मैंने अभी बताया टी इज इक्वल टू कितना आया 2.303 डिवाइड में के आ जाएगा, लॉग मिला बेस का 10, यहाँ ए और ए माइनस एक्स। अब हमने कहा जब हाफ लाइफ निकालना होगा तो हाफ लाइफ में दो कंडीशन, क्या टी जहाँ होगा वहाँ पर हमको टी हाफ रखना पड़ेगा, और जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ पर a/2 रखना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है टी की जगह टी हाफ कर लो, यहाँ मिलेगा 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, यहाँ पर बेस 10 ए आया, और यहाँ देखो ए और ए बाई, फिर हमने क्या किया टी हाफ, इस स्टेप को थोड़ा सा हम डायरेक्ट करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दो, लॉग बेस 10, देखो यहाँ 2a है, यहाँ वन मान लो 2a में एक ए चला गया तो कितना आएगा a/2, ये तो यहाँ है, यहाँ कितना आएगा a/2, ये क्या हो गया, अब ये वाला 2 कहाँ आएगा में, ये वाला 2 न्यूमरेटर में आएगा, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू 2.33/k लॉग बेस का 10, 2 आ गया, यहाँ कितना मिलेगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k, ठीक। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.30 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, यहाँ के रेट कांस्टेंट है, टी हमारा हाफ लाइफ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डेरिवेशन हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी पेपर में अगर आ जाए आप कम से कम कर पाओ, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बेटा आपको ध्यान देना होगा, जब कभी भी अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, ग्राफ अगर हम बना रहे हैं, ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा
क्या होता है ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ हो जाएगा। हाँ? अगर यही ग्राफ मान लीजिए कंसंट्रेशन जो हमारा रहेगा, कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर, ग्राफ ऐसा बनेगा। यही अगर ग्राफ हम बना रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका टाइम टी हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, टाइम आपका टी हो जाए, तो ध्यान होगा। और लॉग के फॉर्म में रेट आपका होगा, अगर हम बना रहे हैं ये भी आपका डाउन आएगा। और यहाँ आपको हमेशा मालूम होना चाहिए यहाँ पर स्लोप की वैल्यू जो आपकी बन रही है ना, स्लोप है जो हमारा माइनस के और 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.3, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे देखिए। ग्राफ थोड़ा सा बेटा यहाँ समझ कर चलोगे और वो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान आपको देना है, ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर हर चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये भी आपको समझ में आएगा, है ना। आगे देखो, इसमें अगर एक काम और कर लिया जाए, तो पेपर में ऐसा लिखा जाए और यहाँ पर आपका आर हो जाए और ये हमारा लिखा जाए। टाइम के साथ कंसंट्रेशन का कोई चेंज होता नहीं है, ये हमारा रेट और आपका जो भी हमारे पास हमेशा आपको ध्यान देना होगा, जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट हमको यहाँ क्या मिलेगा, उसके बीच में जब हम खींचेंगे तो हमेशा ऐसा ग्राफ मिलेगा। और यही अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ अगर हुआ तो हल्का सा ऐसा मिलेगा। सेकेंड ऑर्डर में है नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ मिलेगा ऐसा, थर्ड ऑर्डर में और ऐसा, ठीक। ये आपको देखना, अगर मान लो कोई कहता है तो इसमें आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर, ये क्या होगा थर्ड, ये हो गया, ठीक। थोड़ा सा आपको इसको देखकर चलना। आगे देखिए, देखिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी अगर आ रहा है तो हमेशा ये चीज़ समझना है कि हमारे पास रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा और क्या होता है प्रोडक्ट, यहाँ आपको समझना है एक्सेस एनर्जी, है ना, विच मस्ट होगा यहाँ पर, मस्ट बी अप्लाइड to the reactant to undergo a chemical reaction is called a activation। देखिए हर एक को मॉलिक्यूल हो हमारे पास या हमारे पास रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन को एक एनर्जी चाहिए होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, ठीक। जो एनर्जी जब हम उसको देंगे तो वो अपना रिएक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन करने में लगाएगा, वही हमारे पास क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ध्यान देना होगा जब कोई एक्टिवेशन एनर्जी पूछे क्या होगा, का सिंबल ई ए होता है, ई मतलब कैपिटल, ए मतलब हो जाएगा एक्टिवेशन। कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आपका लो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी रिएक्शन काफ़ी तेज रहती है, अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी स्लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पेपर में आ रहा है कि एक हमारे पास ए है एक हमारे पास बी है, लेकिन ए का लो एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है कम है और एक का हाई दिया गया है, तो बताओ इसमें से कौन सा फास्ट देगा कौन स्लो देगा। लो एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगा आपका, अभी मैं आपको इसका रिलेशन भी कराऊंगा, डिराइव कराऊंगा, तो वहां आप जान पाओगे कि फास्ट और स्लो होने का मेन कारण क्या हो रहा है ना। आगे देखिए, तो बेटा अब आता है कोलिजन थ्योरी। चलिए थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी के बारे में हम प्रकार से इसको समझ लेते हैं, है ना। चलिए देखिए आगे कोलिजन थ्योरी क्या होगी, थ्योरी के बारे में। देखो कोलिजन थ्योरी में जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उसको हम बताएंगे। देख लीजिए इसमें क्या होता है, कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहला तो एक आता है, आपको एक समझना होगा, एक कोलिजन होता है इलास्टिक एक होता है इन इलास्टिक।
इलास्टिक कोलिजन ऐसा होगा, मान लो ए है और बी है, दो हमारे पास अलग अलग आपके पास स्पीसी हो गई हैं या हमारे पास एटम्स हो गए हैं और वो दोनों आपस में टकरा गए। मान लीजिए हमारे पास एक ए लिखा हुआ है, एक बी लिखा हुआ है। अगर ए और बी ने कोलिजन किया, मान लो इनके पास 2 जूल की एनर्जी है, इनके पास 1 जूल की एनर्जी है, जो दोनों टकरा गए, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब टकराने के बाद जब ये आपस में आए तो इनके पास अभी भी एनर्जी कितनी हो रही, 2 जूल की हो रही, इनके पास 1। ऐसा कोलिजन जो रहेगा वो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। और अगर एनर्जी में चेंज हो जाए, ये एनर्जी बदल जाए, तो वो हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा। दूसरा क्या होता है, कहते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए कोलिजन जो हमारा होगा, उसमें मेन क्या होता है, कोलिजन में प्रोडक्ट हमेशा तैयार होगा। और अगर देखा जाए तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन अगर हुई, जैसे मान लो 2 लोग आपस में रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो कोलिजन हमारा क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है। कहते हैं वहाँ पर 2 पार्ट मेन होते हैं। एक हमारे पास इसमें बोला गया है एनर्जी बैरियर। क्या होता है आपका, एक होता है हमारे पास पार्ट क्या होता है, एनर्जी बैरियर होता है। और एक हमारे पास इसी में हो जाएगा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या होता है, कहते हैं कि एक हमारे पास, कहते हैं कि जब कोलाइडिंग मालिक्यूल्स जो होते हैं, या अगर मान लीजिए हमको मालिक्यूल्स को कोलिजन कराना होता है, कहते हैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, एक हमको एनर्जी देना ही पड़ता है, तभी वो रिएक्शन कर पाएंगे। मतलब उस एनर्जी के बिना अगर वो आपस में कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं तो रिएक्शन होने का कोई सवाल नहीं होता। तो कहने का मतलब है एनर्जी बैरियर चाहे बोला जाए, और चाहे आपका बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हु आर रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को वह कम से कम एनर्जी चाहिए जिससे वो आपस में कोलिजन कर जाए, वो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड। ठीक। अब कहते हैं ओरिएंटेशन। कहते हैं कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव अ ओरिएंटेशन सो दैट अ ओल्ड बॉन्ड में ब्रेक एंड द न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। मतलब कहने का हो गया है, यहाँ इस सिस्टम में क्या होंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड यहाँ पर बनना शुरू होते हैं ओरिएंटेशन में। और आपको ये हमेशा और हमेशा ध्यान होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। यदि एक क्वेश्चन के तहत हम एक रिएक्शन के तहत इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास आपसे कहा गया सी है, आर है, मान लीजिए ये हमारे पास एच लगा दिया गया। ठीक, मान लो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक कोई आयन है जो इस रिएक्शन में अटैक करेगा, है ना। हमने आपसे बोला, में देखिएगा थोड़ा सा 2 चीज़ें, एक में हमने कहा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, एक में हमने कहा प्रॉपर। यहाँ क्या होगा, एच एच एच, यहाँ क्या बनेगा, आर है। ठीक, और इसमें क्या रहेगा, एच, हाँ एच आया। और समझिएगा बन जाएगा तो समझ में पूरा समझा रहा हूँ दूसरा, आर, ये आपका रहेगा एच रहेगा, ये आपका बन गया है। और हाँ, तो जैसे ये रिएक्शन हमारे पास है। वैसे सिंपल अगर देखा जाए, आप लोग क्या करते हो, तो भाई सी एच थ्री बी आर है और मान लो ओ एच माइनस की रिएक्शन हो गई, आप लोग हमेशा क्या करोगे, एच थ्री ओ एच बना और बी आर माइनस को आप अलग कर लो। लेकिन कहा जाता है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ, ओरिएंटेशन क्या हो रहा है, प्रॉपर अगर हो रहा है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कहते हैं हमेशा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में है तभी रिएक्शन होगी। तो देखिए ये आपके डॉटेड लाइन मतलब हो रहे हैं, ये आपके जैसे बॉन्ड पहले से लगे हैं, बॉन्ड पहले से लगे हुए ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ क्या आ गया, मेथेनॉल। तो ये आपका बी आर माइनस यहाँ से अलग हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा देखना है।
तो अगर हम कोलिजन थ्योरी को एक बार हम अगेन समअप करेंगे, कहते हैं कोलिजन थ्योरी में अगर देखा जाए तो कहते हैं रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, कोलिजन बिटवीन अ रिएक्टिंग स्पीसीज। पहला क्या होता है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग, ठीक, ये आपका हमेशा आपको ध्यान देना होगा। दूसरा आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जब हमारे पास कभी भी अगर मान लीजिए आ रहा है तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे पास यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका कोलिजन जो होना चाहिए वो हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होगा जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहेगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। तीसरा कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, एक सफिशिएंट एनर्जी देंगे, जिससे वो सफिशिएंट एनर्जी देंगे, एनर्जी H प्लस ओरिएंट, है ना। कहते हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल शुड possess सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। और मेन क्या होता है कि हमारे 3 पॉइंट आपको हमेशा और हमेशा ध्यान देने पर, तो इस चीज़ को जब हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि हाँ हमारे पास कोलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट क्या हैं। ये दोबारा, कोलिजन हमेशा कहते हैं कोलिजन फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन टू अकर क्या होगा बेटा, कोलिजन बिटवीन द मतलब कोलिजन जब होगा तो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में ही होगा। सेकेंड क्या है बेटा, ओनली अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट एंड सफिशिएंट एनर्जी हम देंगे, सफिशिएंट एनर्जी देंगे, ठीक ना। इफेक्टिव कोलिजन अगर होगा तो उसके लिए हमको सफिशिएंट एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिए। आगे देखिए, एक आता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ना, में कहा गया है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट में देखना बेटा, इसको हम अप्रोक्सीमेट रूल के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूल होता है, कहते हैं अगर देखा जाए इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन रेट, ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट द रेट ऑफ अ रिएक्शन और अ रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। समझ गए होंगे आप, द रेट ऑफ अ रिएक्शन और अ रेट कांस्टेंट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, मतलब लगभग डबल हो जाता है जब हम 10 डिग्री राइज कराते हैं। मैथमेटिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स क्या होगा, रेट कांस्टेंट t प्लस 10 डिग्री और रेट कांस्टेंट एट अ टी। मतलब कहने का हो गया है, एक t हो गया है, मान लो सपोज मान लो हमने 50 मान लिया है, एक को हमने कितना मान लिया है 60 माना है, वो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब रेट कांस्टेंट हम लेंगे 60 पर और एक हम लेंगे कहाँ पर 50 पर ले लेंगे। जो हम निकालेंगे कहते हैं हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहेगा ऑलमोस्ट ऐसा पाया गया है डबल के इक्वल होता है, डबल के इक्वल। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अब बेटा हमारे पास आता है आर्हीनियस इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा आर्हीनियस जो थे उन्होंने अपने एक इक्वेशन दिया ए इक्वल टू ए माइनस का ई ए बाई आर टी। यहाँ क्या है, ए जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर, को हम क्या बोलते हैं, ए आर्हीनियस फैक्टर। ए हमारा हो जाएगा रेट कांस्टेंट, ई ए ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होगा, आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर। आपको हमेशा ध्यान देना होगा, ये हमको ध्यान होना चाहिए। और आर्हीनियस जो फैक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसी को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। कि कई नेम आपके हैं जो आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में बेनिफिट कर सकते हैं। बेटा आर्हीनियस के ये पैरामीटर हैं, इनको हम आर्हीनियस पैरामीटर बोलते हैं। के क्या होगा, रेट कांस्टेंट। अगर हमारे पास कभी भी ए आ जा रहा है तो ए को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आर्हीनियस फैक्टर, इसी का नाम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसी का नाम हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहाँ ई ए अभी जो मैंने बताया आपको एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर। अब देखिए थोड़ा इसको हम लोग इसका ये तो हमारी आर्हीनियस इक्वेशन हो गई है, लेकिन इनसे हम लोग क्या करेंगे, हमारे कुछ अलग अलग
इन्हीं से और नए नए फॉर्मूले हमारे आते हैं जो आर्हीनियस के इस कॉन्सेप्ट से को मिलते हैं। अगर हम बेटा लॉग ले लेते हैं, पूरे का लॉग ले लिया हमने, लॉग बेस ई, यहाँ क्या आएगा, लॉग बेस ई प्लस मल्टीप्लाई में है लॉग बेस ई, यहाँ क्या आ गया, ई ए बाई आर टी। ठीक, अब देखो यहाँ क्या मिला, लॉग के बेस ई, यहाँ आया लॉग ए बेस ई, ये पावर पहले आ गई, ई ए बाई आर टी, यहाँ क्या आया लॉग ई, ये वन आ जाएगा क्योंकि लॉग की हमारी आइडेंटिटी होती है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वन आ गया। यहाँ क्या मिला, लॉग ए बेस ई, यहाँ आया लॉग ए बेस ई, माइनस में आ गया ई ए बाई, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर, जब कभी भी बेस ई को अगर हमको बदलना हो बेस 10 में, आपको मैंने अभी भी बताया भी था, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ आपको करना पड़ेगा 303, यहाँ आएगा लॉग ए बेस, यहाँ क्या आएगा माइनस का ए डिवाइड बाई, ये आपको मिला। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर भी 2.303 है, यहाँ पर भी, हम इन दोनों से इसको हम लोग हटा देते हैं, हटाने का मतलब हो जाएगा डिवाइड कर लेंगे, तो इसको हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग ए बेस 10, यहाँ आया लॉग बेस 10 ए आ जाएगा, और यहाँ तो वो चीज़ है नहीं तो अपॉन में क्या आया, ई ए 2.303, ये हमको यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से हमको मिल जाता है। और आपको ये चीज एक चीज और ध्यान देना होगा, क्या, अगर हमारे पास कभी भी 1/t और ये हमारा होता है log ऑफ के, अगर इसके बीच में हम ग्राफ बनाएं, ये जो स्लोप हमारा होता है, जो स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू कभी कभार पेपर में आती है, ये आपको ध्यान होगा माइनस ई ए 2.303 आर। ठीक, ये आपका क्या होता है, लॉग ए, इंटरसेप्ट जो फॉर्म आपका होता है लॉग ए, इंटरसेप्ट लॉग ए, ये जब हम बनाएंगे अलग अलग लेते हुए, हमारे पास ये कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ आता है माइनस का ई ए 2.303। चलिए ये आ गया आपका, यहाँ से अगर आप देखो एक काम और कर सकते हो कि भाई ई ए अगर आ रहा है, कोई कहता है बताओ भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप इसको उधर भेजो, क्या आएगा बोलो, अगर इसको उधर भेज दिया जाए -2.03 आर, भाई उधर जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास ये भी। चलिए एक और इसी से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, समझ में आएगा क्या। देखिए मान लीजिए आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था, लॉग ऑफ के, जो फॉर्मूला हमारे पास लॉग के आया, यहाँ क्या आ गया, लॉग ऑफ ए माइनस का ई ए अपॉन में आया 2.3, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से अभी आया है ना। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमने आपसे बोला K1 एंड K2 हमारे पास, अगर मान लीजिए रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, और उस समय के जो टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हो गए वो T1 एंड T2, क्या करें यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा लॉग ऑफ K1, यहाँ लॉग ए तो वही रहेगा, ठीक, यहाँ क्या आया ई ए डिवाइडेड में 2.303 आर, यहाँ फिर यहाँ कितना आया लॉग ऑफ K2, यहाँ आया लॉग ए माइनस का ई ए, यहाँ आया 2.303 आर। अब इन दोनों को माइनस करो, तो हमने क्या किया, लॉग ऑफ K2 कम करते हैं, इसको यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा लॉग, ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा K2, बेस सब में ही रहेगा, देखिए ठीक है ना भाई, ठीक है रहेगा, बेस 10 है, कन्वर्ट कर लिया था, लॉग ऑफ, जब माइनस करेंगे, माइनस करने से देखो
तो कैंसिल हो गया। K2 लिखा हमने पहले, K2 हमने लिखा पहले। यहाँ पर जब आएगा आपके पास वैल्यू, ये प्लस में आ जाएगी 2.3 आर। और ये देखिए, ये आपके पास क्या था भाई, हमने जब माइनस किया इसको ऐसे तो माइनस करेंगे, -10 माइनस, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आएगा बोलो, log K2 माइनस log K1। जब माइनस किया तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है ध्यान देना होगा, तो हमने प्लस कर लिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास -1 2.03 आर डिवाइड में है, करना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ E A और 2.303 आर ये हमने कर लिया कॉमन। तो हमने कॉमन किया, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है तो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ माइनस आया, log K2 माइनस K1 हम कर रहे हैं, log K2 माइनस K1 कर रहे हैं। यहाँ क्या आया था, log ऑफ K2, यहाँ क्या मिला था, log A माइनस का E A और 2.303 आर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ में क्या किया, log ऑफ K2 कर लिया माइनस का log ऑफ K1 की, इज इक्वल टू K2 की वैल्यू लिखा पहले हमने, log A माइनस का E A 2.303 आर। अब जब माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस का log A आएगा, प्लस में आ जाएगा E A डिवाइड बाई 2.303 आर, ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गई। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला log, और ये आ जाएगा K2 बाई K1, उन दोनों में से कॉमन कर लिया 2.303। देखो पहले आपका प्लस लिखा जाएगा, लिखा हुआ है वो 1/, क्या मिला 1, यहाँ क्या आ गया 1/, ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से। आप इसी को अगर आप चाहो तो एक तरीका और भी है, log, और यहाँ मिलेगा K2 बाई K1, आएगा E A 2.303 आर, यहाँ आपको मिलेगा T2 माइनस 1 अपान में क्या आएगा T आपके पास, ठीक। तो ये भी हमारा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो चुका है। चलिए एक चीज़ हम लोग और देखते हैं जल्दी से, एक टॉपिक यहाँ छूट गया था, सूडो तो केमिकल, तो केमिकल क्या होती है, तो केमिकल, देखिए होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए कभी कभी हमारे पास जैसे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ क्या आ गया है प्रोडक्ट, ठीक। अब मान लो रेट निकालना है, ए आया, हाँ ए मिल गया, चलो मान लो जो भी इसका ऑर्डर होगा, हमने मान लिया 2 ऑर्डर है, ठीक। लेकिन आपको जैसे ये देखो, ये 3 समझिएगा H2 कहते हैं, यहाँ क्या बनेगा 3 H + C2H5OH, क्या C12O11 प्लस यहाँ बनेगा C12O। कहते हैं कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जिनको देखने में लगता है कि अरे यहाँ तो 2 लोग हैं, ये एथिल एसीटेट और H2O, इसका ऑर्डर भी 2 होगा, लेकिन वाकई में जब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब रेट लॉ डिटरमाइन करते हैं तो ये पाते हैं कि नहीं भाई, का ऑर्डर जो होगा 2 नहीं, ऑर्डर क्या है 1 है, ऑर्डर क्या है 1 है। ऐसा हमको देखने में नहीं, देखने में लगता है भाई इसका ऑर्डर 2 होगा,
लेकिन निकालते हैं जब पाते हैं तो अरे पर तो डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इसका ऑर्डर 2 नहीं है 1 है। ऐसी रिएक्शन जो ऐसा हम एज्यूम करते हैं, जो ऐसा हमारा कंसिडरेशन होता है कि जो अपीयर होती हैं भाई उनका देखने में तो लगता है हमको कि हायर ऑर्डर की होंगी, लेकिन रियल में जब हम पाते हैं तो हायर नहीं से कम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 लोग हैं, लग रहा है कि भाई इस पर भी रिएक्शन डिपेंड है, इस पर भी, तो इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं, H2O पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो रेट ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू जो ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया C12 और H20 टू O11, और यहाँ आपको मिला क्या H2O, यहाँ 0 का जब ऑर्डर हमने देखा, ऑर्डर कितना आया है 0+1 कितना आया। ऐसी रिएक्शन क्या होती है सूडो केमिकल ना रिएक्शन, सूडो केमिकल रिएक्शन। और अगर मान लो ये पहले ऑर्डर के हैं सूडो, क्या होगा सूडो केमिकल रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब हमको जब कंसीडर होता है कि अरे रिएक्शन तो ये सेकेंड ऑर्डर की है, बट ऐसा होता नहीं है। रिएक्शन का ऑर्डर उस केस में क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ही होता है जब हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा देखिए चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया है, और चैप्टर लगभग मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका कहीं गड़बड़ ना हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग रिवीजन पर्पज से चैप्टर को स्पीड में लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन इसी के क्लास रखेंगे जहाँ फुल न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन है वो भी हमारा बहुत आसानी से कवर होगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक, तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा ये प्लेटफॉर्म आपसे जुड़ जाए, ठीक, और हम आपसे लगातार कंटिन्यूसली जो भी हमारे महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, है ना, वो, और जल्द ही हम लोग एक नई शुरुआत, एक नए मतलब कुछ ऐसा करेंगे इसमें कि जैसे क्वेश्चन हमारे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा लाइव सेशन हो, है ना। थैंक यू।